किसान साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। किसान साथियों, हम सब जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के पानी को बचाने का प्रयास हम सबका होना चाहिए। क्योंकि बरसात का जो पानी होता है वो खेती किसानी के लिए संरक्षित और सुरक्षित किया जाना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य को लेकर के भारत सरकार द्वारा कैच द रेन यानी कि पानी बचाने की जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का हिस्सा हम सबको बनना चाहिए और अभियान के साथ में जुड़ करके पानी की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी नेतृत्व में मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने के साथ साथ इसी के साथ जो क्रपको संस्था जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। क्रपको के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारी क्रपको का विषय है किसानों की समृद्धि, संतुलित पोषण और क्रपको की सशक्त भूमिका। किस तरह से क्रपको निभा रहा है, जिससे कि हमारे किसान साथियों को क्या क्या फायदा हो रहा है, किसानों के हित में क्रपको क्या क्या कार्य कर रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ में स्टूडियो मौजूद हैं राजेश गोदारा जी। आप क्षेत्रीय अधिकारी हैं क्रपको सूरतगढ़ से। राजेश जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आपको बता दें कि यदि आप कार्यक्रम में जुड़ करके कोई विषय से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 27040998। हमारे दूसरे फोन नंबर हैं 27049999। अगर आप जयपुर के बाहर से फोन कर रहे हैं तो जयपुर का एसटीडी कोड है 0141। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हम सब जानते हैं कि राजेश जी की सहकारिता मंत्रालय के ने 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जैसा कि सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत 6 जुलाई 2021 को हुई थी। सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहिए कि सहकारिता क्या है? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि नाम में ही विदित हो रहा है, सहकारिता, साथ मिलकर कार्य करना जी। किसी भी कार्य को साथ मिलकर करना जिसमें मैं नहीं हम की भावना हो, जहां एक सब के लिए और सब एक के लिए मिलकर कार्य करें, वही सहकारिता है जी। तो हम बात करें कि सहकारिता की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसकी स्थापना करनी पड़ी मंत्रालय की? देखिए, जिस प्रकार से अपने शुरू में बात की साथ मिलकर कार्य करना, जैसे यदि हम इसको खेती से जोड़कर देखें तो जो छोटे काश्तकार हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या में जो जोत का आकार छोटा हो रहा है, उसके अंदर जैसे 2 बीघा 5 बीघा का कोई किसान है, उसको अपनी उपज का पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता, पूरे संसाधन नहीं रख पाता। उस क्षेत्र में यदि सहकारी खेती की जाए या सहकारिता के माध्यम से जुड़ करके कार्य किया जाए तो वो अपनी उपज का अधिक लाभ ले सकता है और आवश्यक संसाधनों को एक साथ बांटकर खर्च में भी, लागत में भी कमी आएगी और जो उसका इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा जा रहा है उसकी भी बचत हो सकती है। जैसे यदि हम उदाहरण के तौर पर देखें तो एक पैक्स है, पैक्स के अंदर आवश्यक कृषि संसाधन है, ट्रैक्टर है, यदि वो हमें पैक्स पे मिले कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत, तो 2 बीघा 5 बीघा का जो किसान है उसको उचित ज्यादा मूल्य लगाकर कृषि यंत्र लाने की आवश्यकता नहीं है, वो आवश्यकता अनुसार वहीं से ही ले सकता है जी। राजेश जी, सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ऐसे में किसानों से जुड़े या किसानों के हित में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन किए गए हैं? देखिए किसान भाइयों, सहकारिता एक कृषि या तक सीमित नहीं है, यह एक बहुत बड़ा व्यापक स्तर है। परंतु फिर भी यदि हम बात करें कृषि और पैक्स से जुड़े हुए, तो 2021 के बाद सहकारिता मंत्रालय के अलग से बनने के बाद बहुत ही अच्छे परिवर्तन हुए, जिसमें यदि हम पैक्स की बात करें तो पैक्स के अंदर कंप्यूटराइजेशन हुआ है जी। समस्त पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से पारदर्शिता भी आई है और उसके अंदर उसकी कार्यशैली में भी सुधार हुआ है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक पैक्स गमूड़वाड़ी, श्री गंगानगर जिले की एक पैक्स है गमूड़वाड़ी, तो सबसे देश की सबसे बड़ी अन्न भंडारण परियोजना के तहत उसमें गोडाउन बना है। इसके अलावा उसके अंदर एक सीड ग्रेडिंग मशीन लगाई गई है और वहां पे एक स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग सेंटर का भी आयोजन किया जाता है जी। और वहां कस्टम हायरिंग सेंटर, जैसे अपने शुरू में बात की थी कि समस्त प्रकार के कृषि यंत्र एक जगह पर लाकर कम दाम पर किसानों को उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो यह एक समिति का उदाहरण है। इस तरह अनेकों समितियों में डेवलप करके किसानों को एक ही जगह पर उनकी आवश्यकता अनुसार कृषि यंत्र, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना, किसान की उपज यदि वो वहां पर रखना चाहे तो उसके अंदर गोडाउन का निर्माण भी किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो 3 सहकारी समितियों का निर्माण जो है वो किया गया नहीं, जैसे इफको क्रिप्को के अलावा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, नेशनल कोऑपरेटिव ऑन ऑर्गेनिक
लिमिटेड और नेशनल कोऑपरेटिव ऑन एक्सपोर्ट लिमिटेड, जी। जो ये 3 संस्थाएं बनाई गई है। तो उसमें हम पहले बात करें भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, जी। तो अच्छे बीजों के उत्पादन के लिए, अच्छे पुराने बीजों को संग्रहित करने के लिए एक बीज का एक अलग से भारतीय बीज सहकारी समिति बनाई गई जी। है। लगभग सहकारी समितियां पैक्स जो है वो इसकी मेंबर बन चुकी है, जो बीजों के अंदर कार्य कर रही है। इसी तरह यदि हम कोई किसान भाई अच्छा उत्पादन करें, कोई फलों का उत्पादन करें, फूलों का उत्पादन करें, तो उसको देश तक सीमित ना रहे, उसको बाहर एक्सपोर्ट करें, जिससे उसका अच्छा मूल्य मिलेगा और उसकी मांग भी बढ़ेगी। उसके लिए एक एक्सपोर्ट की जो है समिति बनाई गई है। इसी तरह आप देख रहे हैं, हम जहां भी कृषि की बात करेंगे तो एक बात जुड़ी होती है कि रसायनों का अधिक अंधाधुंध उपयोग हो रहा है। हर किसान भाई चाहता है कि मैं अपने जैविक उत्पाद तैयार करूं, लेकिन उस जैविक उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वो उचित मूल्य दिलवाने के लिए जो ऑर्गेनिक समिति का निर्माण किया है, वो भी ऑर्गेनिक की दिशा में अच्छा कार्य करेगी। जी, संतुलित पोषण की अगर बात करें कि आजकल सबकी आवश्यकता है कि संतुलित पोषण हर किसी को मिले, और सबसे ज्यादा अगर फोकस की बात करें तो आहार की हम बात करते हैं, तो संतुलित पोषण को हम किस तरह से देखते हैं कृपको के उसमें? देखिए मैम, जब भी अपने शुरू में बात करते हैं, जब भी खेती की बात आएगी जी, तो एक संतुलित पोषण की बात बड़ी जोर शोर से उठाई जाती है, क्योंकि आज का एक ज्वलंत मुद्दा है। यदि हम संतुलित शब्द का उपयोग देखें तो यह हर जगह आवश्यक है, चाहे वो जीवन हो, चाहे खेती हो। कब्ज, हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे लाइट लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं? इसका राज है कब्ज से रातों रात राहत। थैंक यू झंडू नित्यम। जी हाँ, 93% उपभोक्ताओं को झंडू नित्यम से मिला आराम। इसका असर है क्लिनिकली प्रूवन। इसके आयुर्वेदिक तत्व जैसे स्वर्णपत्री और हरितकी, यष्टिमधु और सौंफ, एरंडेल और सांचल कब्ज के साथ लक्षणों की करें छुट्टी, जैसे अधूरा पेट साफ, गैस और एसिडिटी। अब नो मोर रोज रोज कब्ज से कुश्ती, मिले कब्ज से मुक्ति। लेना झंडू नित्यम पक्का टुनाइट। झंडू नित्यम अब हर सुबह हो लाइट, एक्टिव और ताजा। साथ साथ जैविक खाद या जीवांश खाद का प्रयोग आवश्यक है जी, ताकि CN रेशियो 10:1 बना रहे। आदर्श 10:1 CN रेशियो पर सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं, सूक्ष्म जीव अपनी क्रियाएं आसानी से कर पाते हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि लगातार रसायनों की ओर हम ज्यादा बढ़ गए और जैविक खाद और जीवांश खादों का प्रयोग हमने जो है वो बिल्कुल ही छोड़ दिया है। और इसके अलावा यदि हम बात करें 4 भाग 2 भाग 1, तो यह संतुलन पूर्ण रूप से बिगड़ चुका है। कई जगह यदि हम देखेंगे तो 10 गुना अधिक हम पोषक तत्वों का दोहन कर रहे हैं। जी। किसान भाइयों, अच्छे फसल उत्पादन के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे जो किसान भाई वो ज्यादातर 2 पोषक तत्वों पर निर्भर है, पहला नाइट्रोजन और दूसरा फास्फोरस। उसी में ही यदि हम उर्वरकों की बात करें तो 2 उर्वरक है, पहला यूरिया और दूसरा DAP, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमारी जमीन के अंदर यदि हम देखेंगे तो 50% से अधिक मृदा में जिंक की कमी पाई जाती है, और वो सूक्ष्म तत्व बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। पोषक तत्वों के लिए किसान भाइयों एक बड़ी सत्य बात है कि जिस पोषक तत्व की कमी होगी वो उसी तत्व के द्वारा दूर किया जा सकता है। दूसरा, यदि संतुलन बिगड़ेगा तो हमें किस प्रकार से नुकसान होगा? एक तत्व की उपलब्धता दूसरे तत्वों को प्रभावित करती है। जैसे मैं बात करूं, यदि हम खेत में अधिक नाइट्रोजन देंगे तो पोटाश की उपलब्धता कम हो जाएगी। यदि हम फास्फोरस जमीन में अधिक देंगे तो जिंक की उपलब्धता कम हो जाएगी, और यदि हम पोटाश जमीन में अधिक देंगे तो नाइट्रोजन की उपलब्धता में कमी हो जाएगी। यानी कि यदि हम अधिक फास्फोरस दे रहे हैं तो एक तरफ तो हम फास्फोरस पे खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, और दूसरा किसान भाइयों अधिक फास्फोरस देने से जो जिंक जमीन में पड़ा था उसकी उपलब्धता भी कम हो गई। यानी कि हमें एक तत्व अधिक दिया, हमें 2 जगह नुकसान हुआ। इसलिए संतुलित पोषण जो है वो बहुत ही महत्व आवश्यक है। संतुलित पोषण के लिए आपसे अनुरोध है कि जब भी आप मृदा के अंदर पोषक तत्व अप्लाई करें, पोषक तत्व दें, तो आप यह ध्यान रखें कि हमें वो पोषक तत्व जो है वो संतुलन में देना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, इसके साथ ही मैं इससे जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात और करना चाहता हूं। हमें फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी, उर्वरक उपयोग दक्षता जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यदि हम जमीन में 100 किलो कोई उर्वरक देते हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि पौधा 100 किलो ही लेगा। अब जैसे नाइट्रोजन के केस में बात करें तो नाइट्रोजन तो एक गैस है, यदि हम धूप में ज्यादा दे देंगे तो वाष्पीकृत होकर आसमान में उड़ जाएगा, और यदि उसमें जल भराव अधिक होगा तो वो लीचिंग के द्वारा नीचे चला जाएगा, तो उसकी जो FUE फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है जी। इसी तरह यदि हम बात करें DAP की, तो DAP के अंदर किसान भाइयों हमें समझने की आवश्यकता होगी। आज के समय में DAP पर थोड़ी सी चर्चा इसलिए आवश्यक है कि हमारे किसान भाई DAP ऊपर से डालते हैं, तो DAP के अंदर जो फास्फोरस है
वो अगतिशील होता है जी। वो यदि जड़ क्षेत्र के नीचे रहेगा, जड़ चल के आएगी तो उस फास्फोरस को ले लेगी। यदि जड़ क्षेत्र से वो फास्फोरस दूर रह गया तो पौधा ले नहीं पाएगा। तो डीएपी के केस में फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी केवल 20 से 30% तक रह जाती है। तो हमें इस फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाना है, क्योंकि यदि डीएपी जमीन में रह गया तो वो हमारी जमीन को भी बंजर बनाएगा, और जमीन बंजर बनाने का मतलब अन्न उपलब्ध हो जाएगा, अनुपलब्ध अवस्था में जमीन में जाकर के फिक्स हो जाएगा। तो हमें आवश्यकता होगी कि हम और डीएपी देने से पहले जो हमारा जमीन में डीएपी पड़ा है, जो जमीन में फास्फोरस पड़ा है हमारा, उस फास्फोरस को पौधे को उपलब्ध करवाएं। जी। तो राजेश जी, आपने बताया कि जैसा फास्फोरस जब डाला जाता है तो जिंक की कमी दूर होती है। जब बार बार में फास्फोरस डाला जाता है तो वो फिक्स हो जाता है जमीन में, तो फिक्स होने के बाद में फिर उसको बार बार में डालने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए मैडम, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। किसान भाइयों, जैसा कि आप एक बात तो समझ ही गए होंगे कि यदि हम डीएपी डालेंगे तो डीएपी अगतिशील है, जितना पौधा लेगा उसके अलावा वो जमीन में जाके फिक्स होता है। और जैसे कैल्शियम की मात्रा जमीन में ज्यादा है, एल्यूमिनियम की जमीन में मात्रा ज्यादा है, यदि आयरन की जमीन में मात्रा ज्यादा है, तो जो फास्फोरस है वो उनके साथ जाकर के बॉन्डिंग कर लेता है। बॉन्डिंग करके वो जमीन की ऊपरी सतह पर फिक्स होकर पड़ा रह जाता है। यदि हम हमारी जमीन को उर्वर बनाना चाहते हैं, उपजाऊ बनाना चाहते हैं, तो हमें पहले उस फास्फोरस को उठाना होगा। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे एक प्लॉट के अंदर एक 4 दीवारी है, यदि ईंटें गिर गई तो हम नई ईंटें लाने की बजाय जो गिरी हुई ईंटें पहले उन्हें काम में ली जाए। तो गिरी हुई ईंटों से मेरा से जो जमीन में हमारा फास्फोरस पड़ा है, उस फास्फोरस को पौधे का दिलाने का काम करें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो कैसे दिलाया जाएगा, उसको दिलाने के लिए हमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होगी। सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, जो जमीन में हमारे फास्फोरस पड़ा है, फिक्स हो गया, उस फिक्स को घोल कर पौधे को देने का काम करेंगे। उसमें हम 2 सूक्ष्म जीव काम में ले सकते हैं, एक तो लाभदायक जीवाणु और एक लाभदायक फंगस। लाभदायक जीवाणुओं की बात करें तो एक कल्चर पीएसबी कल्चर, फास्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया के नाम से आपको बाजार में मिलता है। और यदि फंगस की बात करें तो जो माइकोराइजा भी एक लाभदायक फंगस है, जो भी अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाने का काम करती है। किसान भाइयों, पीएसबी कल्चर किस प्रकार से काम करता है? पीएसबी कल्चर क्या करता है, मृदा के अंदर जब हम अप्लाई करेंगे, यह आपको बाजार में पीएसबी कल्चर के नाम से भी मिलेगा और एनपीके के नाम से भी मिलता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों के बैक्टीरिया होते हैं। यह जब जमीन में जाएगा तो यह लाभदायक जो जीवाणु है वो जमीन में जाकर के जैविक अम्ल छोड़ेगा, और वो जैविक अम्ल जब उससे क्रिया करेंगे फास्फोरस, अघुलनशील फास्फोरस, तो उस अघुलनशील फास्फोरस को घोल करके पौधे को दिलाने का काम करते हैं। किसान भाइयों, अभी पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि किसान पीएसबी कल्चर का यूज करने लग गए हैं। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप जब भी कहीं बैठे आपको पीएसबी कल्चर दिखे तो आप उस पर चर्चा जरूर करें। पीएसबी कल्चर अधिकाधिक उपयोग करें, ताकि हम नया फास्फोरस लाने की बजाय जो हमारे खेत में फास्फोरस पड़ा है उसी को पौधे को दिलवाने का काम करें, ताकि हमारी जमीन की उर्वरता जो है वो बढ़े। बिल्कुल राजेश जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे किसान साथियों को बताया कि किस तरह से इस्तेमाल करना है और कौन कौन सा बचाव उनको रखना है। आपसे यह जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग है और वक्त बदलता है, हम सब इसके साक्षी हैं। हम आपसे बात करें कि अगर खेती किसानी में आजकल बहुत सारे नवाचार होने लगे हैं और नवाचारों के साथ में खेती किसानी का रूप भी बदला है। खेती किसानी में अगर हम उद्यमिता की बात करें तो उद्यमिता में किस प्रकार से हम आगे मतलब हमारे जो युवा हैं वो अपना भविष्य देख सकते हैं? देखिए किसान भाइयों, क्रिप्को एक सहकारी संस्था है जो केवल खाद और बीज के उत्पादन तक ही सीमित नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो किसानों को अधिकाधिक जागरूक करना है, खेती को एक उद्यम की तरह लिया जाए, ताकि इससे अधिकाधिक व्यवसाय के रूप में अपने को आमदनी प्राप्त हो सके। इसके लिए क्रिप्को एक सशक्त भूमिका निभा रही है। क्रिप्को दूरस्थ क्षेत्रों में, क्रिप्को किसानों को अपने पास नहीं बुलाती, संस्था गांव में जाती है, गांव में किसानों को इकट्ठा करके कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों, कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि विशेषज्ञों, कृषि विभाग के अधिकारियों, सहकारिता विभाग के अधिकारियों और प्रोग्रेसिव फार्मर को भी साथ लेकर के हम गांव तक जाते हैं और गांव में किसानों को यह बताने का प्रयास करते हैं कि खेती को यदि एक उद्यमिता के रूप में लिया जाए, एक बिजनेस के रूप में लिया जाए, तो खेती से लाभ अर्जित किया जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमने बात की थी, संतुलित उर्वरक उपयोग करना होगा। आवश्यकता से अधिक महंगे उर्वरक हमें जमीन में नहीं देने हैं। इसके अलावा जितनी भी नवाचार आई है, नई तकनीक आई है, उस पर अपने को काम करना होगा कि किस प्रकार से नई तकनीकों के माध्यम से किसानों को हम जागरूक कर सकते हैं। इसके अलावा
रसायनों के साथ साथ जैविक समावेश किस प्रकार से किया जा सकता जी। है। जैसा कि अपने सीएम रेशियो की बात की थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि कार्बनिक खाद के लिए आप गोबर की खाद को अच्छी सड़िया गलाकर काम में लीजिए। संस्था क्रिप्को द्वारा किसानों को सब्सिडी की दरों पर किण्वित जैव खाद और सिटी कंपोस्ट उपलब्ध कराया जा रहा है। जी। दोनों बहुत अच्छी खादें हैं, वो यदि हम काम में लेंगे तो सीएम रेशियो भी मेंटेन रहेगा और भी इसके अलावा किसानों को फायदा होगा। तो हमारा प्रयास रहता है कि संस्था किसानों के साथ जुड़कर उनको अधिकाधिक लाभ किस प्रकार से पहुंचाया जा सकता है, उनको अन्य उत्पादों की जानकारी कैसे हो सकती है, यूरिया और डीएपी के अलावा और अन्य उत्पाद, जैसे अपने जिंक की बात की, 50% मड्डा में जिंक की कमी है, जैसे हम माइक्रोराइजा और कल्चर की बात करते हैं, जो उसकी कितनी जमीन में आवश्यकता है, इसके बारे में किसानों को जागरूक करने का हम प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारी जो किसान भाई हैं वो क्रिप्को के साथ में जुड़ करके स्वयं का विकास कर सकते हैं और खेती किसानी को और आगे लेकर के जा सकते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती आज की महती आवश्यकता है और जैसा कि मैं आपको क्रिप्को के बारे में बता रहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हम किसानों को अवेयर करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हमारे क्रिप्को के द्वारा एक वेबिनार आयोजित किए जाते हैं, कृषि धारा कार्यक्रम। उसके अंदर हम जैविक खेती, उन्नत बीजों, संतुलित उर्वरकों आदि की जानकारी देते रहते हैं। तो आपने ये जो पूछा, इस खेती के बारे में बताना चाहता हूं, ये महती आवश्यकता है। आप देख रहे हो अधिक रसायनों के प्रयोग से निरंतर बीमारियां अधिक बढ़ रही है और हमारे पास उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करें। कम रसायनों का उपयोग करते हुए मित्र कीटों के साथ हम यदि खेती करें तो हमारी लागत भी बचेगी, हम रसायनों का प्रयोग भी कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि खेत के कुछ हिस्से में आप प्राकृतिक खेती करिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त की जाने वाली संसाधनों का उपयोग करिए, हमारी लागत भी बचेगी और हमारा जो दोहन है जमीन का वो भी हमारा कम होगा। जी राजेश जी, आप क्रिप्को के अंतर कार्यरत हैं, तो आप हमारे किसान साथियों को क्या सुझाव, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं किसान साथियों को यह संदेश देना चाहता हूं कि सहकारिता आज का भविष्य है जी। इसके लिए आप अधिकाधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़िए। हम ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापकों को सहकारी शिक्षा अभियान के तहत और 2 प्लॉट डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से, किसान सभाओं के माध्यम से तरह तरह के प्रोग्राम करके जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ग्राम सेवा सहकारी समितियां अधिक से अधिक काम करें और जो किसान है वो अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से जुड़े और हम उस पैक्स के माध्यम से किसानों को अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार पहुंचा सकते हैं और किस प्रकार से उनके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं और उनकी लागत में कमी कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। तो मेरा किसान भाइयों से एक ही अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों, क्रय विक्रय सहकारी समितियों से जुड़े ताकि आपको अधिक लाभ प्राप्त हो सके। बहुत ही चुनिंदा जानकारी आपने हमारे किसान साथियों को दी। राजेश जी, आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज की कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको जो भी जानकारी दी गई है आप उसका बेहद लाभ उठाएंगे। अगर आप कार्यक्रम में कोई संदेश लिखना चाहते हैं या कोई पत्र लिखना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उठाना पड़ेगा कलम और कागज और नोट करना पड़ेगा हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर और हमारा ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ में। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।